मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल लेट्स लर्न विद एसके में। आइए आज हम जानते हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में जिसकी की बहुत ज़्यादा डिमांड हुई और सभी मित्रों के द्वारा मुझे भर भर कर कमेंट प्राप्त हुए कि आप थोड़ा सा अर्थव्यवस्था के बारे में ज़रूर एक आध वीडियो बनाइए। तो आइए श्रृंखला शुरू करते हैं। इसमें से दो या तीन वीडियो दूंगा मैं आपको, जिसमें से आपको लगभग मैं आशा करूँगा कि आपको अर्थव्यवस्था समझ में आ जाए और जिससे वो क्वेश्चन बन सकते हैं, आप उनको बहुत ही आराम से टैकल कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था के बारे में जानने से पहले देखो, अर्थ का मतलब तो पैसा। क्या होता है? पैसा होता है। व्यवस्था मतलब एक सिस्टम, अर्थात ऐसे सिस्टम को जिसमें पैसे का ही कार्य चलता है उसे हम अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, या अर्थव्यवस्था। और उसको जो जिस किताब में लिखा गया है उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो ये बात तो समझ आ गई। अर्थ का सीधा अर्थ क्या है? अर्थ का सीधा अर्थ क्या है? तो अर्थ का सीधा अर्थ आपका पैसा है। तो आइए जानते हैं कि और पैसे को हम लोग क्या कह सकते हैं? मुद्रा कह सकते हैं। तो अब हम जानते हैं थोड़ा सा मुद्रा का प्रवाह क्या होता है। क्या होता है मुद्रा का प्रवाह? क्या होता है? तो मुद्रा का प्रवाह इस प्रकार का होता है, जब मार्केट में थोड़ा सा मुद्रा प्रवाह बताते हैं आपको, क्योंकि इसी से सारी आपकी बेसिक कैलकुलेशन आती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कैसे बनती है, क्यों काम करती है, कैसे महंगाई नियंत्रित होती है, इन सब के बारे में जानेंगे। और आपका जो लास्ट में एक अंतिम टॉपिक है जो मैंने आपको सबसे अंत में मतलब बताया हुआ है, मध्य में टॉपिक बताया हुआ है, जो बहुत ही टॉपिक अच्छा है। इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा मुद्रा का प्रवाह क्या होता है? अर्थात पैसे का मार्केट में बिखराव हो जाना, अर्थात पैसे की तरलता आ जाना। यह कह सकते हैं मार्केट में पैसा ही पैसा हो जाना, इसे कहते हैं मुद्रा का प्रवाह। अर्थात मुद्रा का प्रवाह है, आप समझिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यदि मुद्रा का प्रवाह बाजार में ज़्यादा हो गया, यानी कि मुद्रा मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गई, अर्थात पैसा धन मुद्रा, भाई सीधी सी बात है, पैसा धन मतलब मुद्रा का सीधी पैसा धन से। अर्थात अगर पैसा मार्केट में ज़्यादा आ जाता है तो मांग बढ़ जाती है। देखिए, मांग और पूर्ति का सीधा कॉन्सेप्ट होता है। मांग और पूर्ति समझिएगा, मांग और पूर्ति का सीधा कॉन्सेप्ट होता है। मांग यदि बढ़ेगी, यदि किसी भी चीज़ की यदि मांग बढ़ती है तो उसकी पूर्ति स्वतः ही घट जाती है। क्या होती है? पूर्ति स्वतः ही घट जाती है। और यदि किसी चीज़ की मांग कम हो जाती है, उसकी पूर्ति सदैव ही बढ़ जाती है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो ये मान लीजिए कि आपको ये टॉपिक बड़ा ही अच्छा और आसान लगने वाला है। और कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, यानी कि जिसे कहते हैं देसी भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने कहा कि मुद्रा प्रवाह, यदि मुद्रा का प्रवाह हमारे बाजार में बढ़ जाता है तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए आज किसी व्यक्ति के पास 5 रुपये हैं और मान लीजिए कल उसके पास 10 रुपये आ जाए, अर्थात हम लोग एक मार्केट में बैठे हुए हैं और ये 10 रुपये आ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? किसी भी वस्तु को औने पौने दाम, अर्थात मतलब ज़्यादा पैसा देकर भी उस वस्तु को खरीदने की कोशिश करते हैं। जो कोई वस्तु 5 रुपये की थी, अब हमारे 10 रुपये हैं, तो कोई व्यक्ति दूसरा ना खरीद ले, इससे पहले हम क्या करेंगे? 5 रुपये की जगह उसको 10 रुपये दे देंगे। ये बात समझ में आ गई ना? अर्थात मांग बढ़ने से हमारी पूर्ति घट जाती है, अर्थात वस्तु तो वैसे में थी, हमारी पूर्ति घट जाएगी और जिससे क्या हो जाएगी? महंगाई आ जाएगी। हमारी मार्केट में क्या आ जाएगी? महंगाई आ जाएगी। चलिए और देखते हैं। अगर 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 बाजार में मुद्रा का प्रवाह कम कर दिया जाए, यानी मुद्रा बाजार में पहुंचे ही ना, यानी पैसा रुपया ज़्यादा बाजार में पहुंचे ना, तो मांग स्वतः ही घट जाएगी। जब व्यक्ति के जेब में पैसा ही नहीं रहेगा तो कुछ खरीदने नहीं जाएगा, अर्थात उसकी पूर्ति, जब पूर्ति बढ़ जाएगी। जब किसी चीज़ की मांग कम होती है तो पूर्ति तो सेम रहती है ना, पूर्ति बढ़ जाती है और मंदी आ जाती है। उस दौर पर क्या आ जाती है? मंदी आ जाती है। मांग कम हो जाती है, पूर्ति ज़्यादा हो जाती है, अर्थात वस्तु ज़्यादा हो और खरीदार कम हो, तो वहाँ पर हमारी क्या आ जाती है? मंदी आ जाती है। मंदी का सीधा अर्थ है कि वहाँ बेरोजगारी हो गया, आपका देश मतलब घाटे का मतलब तरीके चला घाटे में चला जाता है। ये कंडीशन होती है। तो इस मुद्रा को प्रवाह को नियंत्रण करने के लिए 2 प्रकार की पॉलिसी बनाई जाती हैं, 2 प्रकार की नीति बनाई जाती हैं। इसको समझिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है और कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छा समझाने की, मगर इसमें बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए इसमें 2 प्रकार के कमेटी बनाई जाती हैं, नीतियाँ बनाई जाती हैं। एक होती है राजकोषीय नीति, जिसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी कहलाती है, ये हमारी भारत सरकार बनाती है। और एक होती है मौद्रिक नीति, जैसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहलाते हैं, यानी कि आज का जो टाइटल है ना, MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये RBI बनाती है। कौन बनाती है? तो RBI बनाती है। तो अब जानते हैं थोड़ा सा, RBI जानते हैं ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, चलिए आगे देखते हैं।
अब जानते हैं थोड़ा सा एमपीसी के बारे में, अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में जानते हैं। ये सन 2016 में बनाई गई थी और उर्जित पटेल इसके अध्यक्ष बने थे, या उर्जित पटेल लेकर आए थे। और उर्जित पटेल को तो आपको पता ही है ना, क्या थे, ये गवर्नर थे हमारे भारत के। चलिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सीधे पेपर में मिलती हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा बहुत अच्छा। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं। 3 जो होते हैं वो आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है, और 3 सदस्य होते हैं वो जीओआई मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। ये 6 सदस्य हो गए। अगर बात करें कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी साल में कितनी बार आती है, तो ये हर 2 महीने के अंतराल में आती है। ये हर 2 महीने के अंतराल में आती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक साल में कितनी बार आएगी? 6 बार आएगी। और कम से कम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 4 बैठक आवश्यक है, अर्थात कम से कम 4 बैठक होनी चाहिए। मतलब लगभग 6 तो होती हैं, मतलब मिनिमम तुम्हारे 4 होने चाहिए, अर्थात तिमाही पर आनी चाहिए। मतलब एक प्रॉपर की बात करी जाए, वैसे तो 2 माह में आती हैं। चलिए आगे देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो किस प्रकार से चीज़ों को नियंत्रित करती है, या बैंक को किस प्रकार से नियंत्रित करती है। आरबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, जो आपकी कॉमर्शियल बैंक होती हैं, इनको किस प्रकार से रेगुलेट करती हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो 2 प्रकार से नियमित करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। पहला आपका प्रकार प्रत्यक्ष प्रकार होता है, दूसरा अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का सीधा सा अर्थ है जैसे सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया और आरएफ हो गया। मैं इनके बारे में बहुत एक एक करके बताता समझाता हूँ आपको। अभी तो मेन व्याख्या समझ लीजिए। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में होता है आरआर अर्थात रेपो रेट, ट्रिपल आर मतलब रिवर्स रेपो रेट, तीसरा होता है बैंक रेट, और चौथा होता है ओएमओ अर्थात ओपन मार्केट ऑपरेशन। चलिए आज हम इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। थोड़ा वीडियो बड़ी हो सकती है, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से, बड़ी ज़रूर हो सकती है, मगर मैं गारंटी देता हूँ यदि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो ज़रूर आपका ये कभी भी भूलेगा नहीं, आपको ये गारंटी है आपकी, ये निश्चिंत रहिए आप। चलिए अब जानते हैं थोड़ा सा हम लोग कि ये काम कैसे करते हैं। ये बैंक है हमारी, जो एफडी हो गया, आरडी हो गया, सेविंग अकाउंट, ये जो एनडीटीएल होता है, ये कह सकते हैं आरआर कैसे काम करता है ना। देखिए जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया ना, सीआरआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। मगर इनको जानने से पहले हमें एक चीज़ जाननी पड़ेगी, जिसका जो मतलब एक टॉपिक आपका एनडीटीएल। एल का फुल फॉर्म क्या होता है, पेपर में आता भी है, याद रखिएगा इसको। एन मतलब नेट, डी मतलब डिमांड, टी मतलब टाइम, एल मतलब लायबिलिटी। अर्थात समय के साथ डिमांड में जो लायबिलिटी लाई जाती है उसे हम एनडीटीएल कहते हैं। इसको समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। जैसे हम एक बात बताएं, डिमांड क्या होती है? मांग होती है। डिमांड का मतलब क्या होता है? मांग होता है। मांग जब होती है तो हम क्या जाते हैं कि बैंकों में खाता खुलाने जाते हैं। तो डिमांड के हिसाब से 2 प्रकार के खाते खुले जाते हैं। एक होता है आपका सेविंग अकाउंट, और एक होता है आपका करंट अकाउंट, जिसमें आवागमन बहुत 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का होता रहता है। सेविंग अकाउंट जो होता है वो एक नॉर्मल व्यक्ति का मतलब खुल जाता है, जिससे कि वह अपने लेन देन में और अपने मतलब बचत खाते में के नाम से उसे जाना जाता है। और टाइम के हिसाब से खोला जाता है, जो फिक्स टाइम के लिए होता है। वो 2 प्रकार के होते हैं, एक एफडी होती है, एक आरडी होती है। एफडी का फुल फॉर्म आता है फिक्स्ड डिपॉजिट। क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट, अर्थात 5 साल के लिए, 10 साल के लिए जो अकाउंट खोले जाते हैं उसमें फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं। इसमें एक रकम 5 लाख मान लीजिए, 10 लाख मान लीजिए, 50,000 मान लीजिए, या 1 लाख मान लीजिए, कोई भी एक फिक्स्ड डिपॉजिट ले ली जाती है और एक निश्चित समय के लिए रख दिया जाता है, उसे हम फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी कहते हैं। एक होती है आरडी, अर्थात मंथली बेस पे, 2 मंथली बेस पे, क्वार्टरली बेस पर या तिमाही बेस पर, इस पे जो खोले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आरडी कहते हैं। आरडी का फुल फॉर्म क्या होता है? रिकरिंग अकाउंट डिपॉजिट कहलाती है या अकाउंट कहलाता है। चलिए अब हम थोड़ा सा एनडीटीएल को जानते हैं, कैसे एनडीटीएल क्या है। तो एनडीटीएल का सीधा सा अर्थ है कि यदि कोई बैंक है, मान लो कोई बैंक है, समझना, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई बैंक है आपकी, मतलब कोई भी बैंक है। यदि बैंक के पास मान लीजिए कि एक दिन में मान लो उसके पास 10 लाख रुपए आया, मतलब बैंक के पास मान लीजिए 10 लाख रुपए है। मान लो कोई बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसके पास 10 लाख रुपए है ना। जो 10 लाख रुपए है, यदि कोई बैंक के पास 8 लाख रुपए आया जमा होने के लिए, समझिएगा, यदि बैंक के पास कितना था? 10 लाख रुपए था। थोड़ी देर के लिए एक नेट वैल्यू मान ले, 10 लाख रुपए बैंक की मान लेते हैं। तो 8 लाख रुपए उसका जमा हुआ और 2 लाख रुपए उसका क्या हुआ? निकासी हो गया, मतलब निकल गया, कोई ले गया, मतलब कोई भी आपके कस्टमर आए। तो जो 10 लाख रुपए था उसमें से 8 लाख जमा हुआ और 1 लाख ले गया कोई, तो कितना हो गया आपका? 9 लाख रुपए हो गया।
तो जो 1 लाख रुपए बच गया, जो 1 लाख रुपए बच गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी बैंक का NDTL कहलाता है, नेट डिमांड टाइम एंड टाइम लायबिलिटी। बताइए ये बात समझ में आई। अर्थात किसी बैंक के पास एक दिन मान लीजिए, एक माह मान लीजिए, एक वर्ष मान लीजिए, जितना उसने मतलब टर्नओवर किया, अर्थात जितना उसके पास जमा हुआ और जितना उसके पास से निकाला गया, उसको यदि हटा दें, जो शेष बच जाता है उसे हम NDTL कहते हैं। बताइए बात समझ में आई। तो बात समझ में आए तो इस NDTL से ही हमारी बैंकें रेगुलेट होती हैं। चलिए थोड़ा सा जानते हैं कि NDTL किस प्रकार से काम करता है। और NDTL का ही जो रूप है वही तुम्हारा CRR और SLR कहलाता है। चलिए हम बताते हैं आपको कि जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, सबसे बड़े बैंकों का बैंक हमारा RBI कहलाती है, और उसके नीचे होती है कॉमर्शियल बैंकें, जैसे SBI हो गया, आपका PNB हो गया, है ना, आपका ICICI बैंक हो गया, है ना, HDFC बैंक हो गया, बहुत सारी बैंक हो गई, कमर्शियल बैंक होते हैं। यदि RBI कहता है आप अपने NDTL का कुछ प्रतिशत हमारे पास रखिए और कुछ प्रतिशत अपने पास रखिए। जैसे मान लीजिए कि किसी बैंक के पास मान लीजिए 100 रुपये था, मान लीजिए किसी बैंक के पास 100 रुपये था। अब मान लीजिए कि RBI का जो CRR, जो बैंक कहती है ना, जो RBI है वो जो बैंक से कहती है कि जो मेरे पास पैसा रखिए, मतलब NDTL का कितने परसेंट, मतलब जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये थे और 100 मान लीजिए कि किसी बैंक के पास 100 रुपये थे NDTL के रूप में, अर्थात RBI ने कह दिया कि 4% पैसा क्या करो कि मेरे पास आप रख दीजिए। किसका? NDTL का। समझिए बात क्या। मान लीजिए किसी बैंक के पास NDTL 400 रुपये था, तो 4% कहती है RBI, कहते मेरे पास रख दीजिए। तो मान लीजिए 100 का 4 रुपये रख दिए उसने, मतलब RBI के पास हो गया। और कह देती है कि 20%, मान लीजिए कि 20%, ये ऐसा नहीं फिक्स नहीं है कि इतने ही % रखा जाता है, मगर हम आपको समझा रहे हैं कि मान लीजिए कि 20% क्या हो जाएगा, 20% अपने पास रखना पड़ेगा आपको। क्या रखना पड़ेगा? अपने पास NDTL का। तो आपका कितना 24% मतलब इसे संरक्षित कर लिया गया। आपका बचा कितना? 76 रुपये। देख 76 4 80 20 100, अर्थात 76 रुपये बचा। अच्छा, जो ये 76 रुपये बचा है, ये किसके पास बचा था? हमारी इन बैंकों के पास, SBI PNB, इन बैंक के पास बचा था। और जो SBI PNB बैंक की ये होती हैं, इन बैंक जो होती हैं, इसी जो 76 बचा था, इसी का क्या कर देती हैं? लोन बांट देती हैं। बताइए बात समझ में आई। अच्छा, बैंक बर्बाद ना होने पाए इसीलिए NDTL के रूप में पैसा रखाया जाता है। और जब कभी बैंक बर्बाद होने की और कगार में पहुंच जाती है, तो जो RBI ने अपने पास CRR रख रखा था, उससे उठाकर पैसा बैंकों को दे देती है और बैंक बर्बाद होने से बच जाती है। और जो बैंकें, जो हमारी कॉमर्शियल बैंकें थी, SBI थी, RBI थी, जो कॉमर्शियल बैंकें थी, यदि ये अपने पास पैसा रखती हैं, NDTL के जितने % रखती हैं, उसको हम SLR कहते हैं। तो हम जानते हैं थोड़ा CRR के बारे में। क्या CRR के बारे में जानते हैं? तो चलिए थोड़ा आगे देखते हैं CRR क्या है। चलिए थोड़ा इसी में देख लीजिए, CRR फुल फॉर्म देख लीजिए। CRR का फुल फॉर्म CRR का फुल फॉर्म होता है कैश, हिंदी में लिख दे रहा हूँ आपको, कैश रिजर्व रेशियो। क्या कहलाता है? कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है। और होती है SLR। क्या होती है? SLR क्या कहती है? स्टेबिलिटी लिक्विडिटी रेशियो कहलाता है। बताइए ये बात समझ में आ गई। ये आपके कुछ 2 फुल फॉर्म भी हैं, इसको याद रखिएगा। अच्छा, अब जानते हैं थोड़ा सा कि SLR और CRR यदि बढ़ा दें घटा दें तो क्या हो जाएगा। अच्छा, मैंने क्या बताया था कि CRR अर्थात RBI, CRR मतलब RBI याद रखिएगा सीधा, ठीक है। यदि CRR को बढ़ा दिया जाए, यानी यदि मान लो कि RBI कह दे, यदि मान लो RBI कह दे कि हमारे पास जो तुम्हारा NDTL है, उसको 4% की जगह क्या करो आप 5% कर दीजिए, हमारे पास रख दीजिए, संरक्षित कर दीजिए। तो ये बताइए, अभी बैंक के पास कितने? 100 रुपये थे। समझिए बात को। अभी बैंक के पास कितने थे? 100 रुपये थे। जब बैंक पर 100 रुपये थे कि अगर 4% की जगह मान लीजिए 10% मान लीजिए, अगर 4% की जगह अगर RBI ने कह दिया मुझे 10% रखिए, मेरे पास रखिए, तो और बैंक अपने पास रखिए 20%, तो बताइए 30 रुपये खर्च मतलब रख लीजिए जमा करके, बचे कितने? 70 रुपये। अब बताइए कि यदि पहले बैंक के पास 76 रुपये थे, अब बचे 70 रुपये, क्या बैंक के पास कम पैसे बचे? नहीं बचे। और जब बैंक के पास कम पैसा बचेगा तो क्या वो कम लोन बांटेगी? जब कम लोन बांटेगी तो बताइए, जब लोगों के पास कम पैसा जाएगा तो क्या होगा? वहाँ पर डिमांड क्या होगी? घटेगी और सप्लाई बढ़ जाएगी और हमारी महंगाई नियंत्रित हो जाती है। बताइए बात समझ में आई। सीधी सी बात है। और देखिए SLR क्या है। अगर SLR घटा दिया जाए
तो भाई CRR बढ़ा दे तो तरलता घट जाएगी, और SLR घटा दें तो तरलता बढ़ जाएगी। SLR मतलब समझते ना, ये SLR मतलब सीधे कॉमर्शियल बैंक। यदि मान लीजिए कि SBI थी, अब SBI के पास मान लो कि 20% रखना था उसको, अब 20% की जगह वो 10% रखना शुरू कर दे अपने पास, तो बताइए 10% एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। जहाँ उसको 76 रुपये थे, अब कितने रुपये हो जाएंगे, उसको 86 रुपये हो जाएंगे। जब 86 रुपये हो जाएंगे उसके पास, तो बताइए अब क्या होगा, पैसे मार्केट में ज़्यादा रिलीज कर देगी कौन, SBI हो गया, आपकी जितनी भी कमर्शियल बैंक होती हैं। जब पैसे मार्केट में ज़्यादा रिलीज कर देंगे तो क्या होगा, जब पैसे ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाएंगे तो लोग डिमांड बढ़ा देंगे और सप्लाई घट जाएगी और महंगाई बढ़ जाएगी। बताइए महंगाई समझ में आ गई ना, तो इससे क्या होता है, महंगाई कंट्रोल की जाती है। बताइए बात समझ आएगी ये दोनों चीज़। चलिए अब मैंने आपको एक शब्द और दिया था इसमें, देखिए एक शब्द दिया था मैंने इसमें, आपका एक शब्द दिया था, ये दिया था मैंने आपको, ये शब्द दिया RF समझाते हो। RF क्या होता है, चलिए देखते हैं। RF कुछ नहीं, मैं आपको बहुत ही आसान समझाता हूँ। RF क्या होता है, RF को कहते हैं रीफाइनेंस फैसिलिटी। रीफाइनेंस फैसिलिटी, थोड़ा इनको फुल फॉर्म जरूर याद रखिए, देखते जाइए थोड़ा सा। रीफाइनेंस फैसिलिटी RF। अच्छा, इसको हम एग्जाम्पल की भाषा में कह सकते हैं, मतलब गांव की भाषा में, मतलब देसी भाषा में कह सकते हैं कि दबे बनिया दे उधार। दबे बनिया दे उधार एग्जाम्पल दे सकते कैसे, कि जैसे मान लीजिए किसी भी, मान लो कोई एक दुकानदार है और यदि मान लो उसने क्या नाम है उधार दे रखा है, तो जिसने उधार ले रखा है, समझिए बात को, जिसने उधार ले रखा है, और मान लो कोई वो व्यापारी था, मान लो थोड़ी देर के लिए, है ना, यदि मान लो कोई व्यापारी था भाई, एक छोटा सा दुकानदार है और उसको छोटे से किसी व्यक्ति को दे रखा है और वो पैसा नहीं दे पा रहा है, तो वो क्या कहेगा कि हमें थोड़ा सा और पैसे दे दीजिए और हम जिससे अपना थोड़ा कोई बिजनेस शुरू करके आपको पैसा चुका देंगे। अब बैंक समझ लीजिए, मान लीजिए कोई SBI बैंक थी, उसने लोन दे रखा था किसी व्यक्ति को। अब मान लीजिए लोन चुकाने में सक्षम नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि मान लो छोटा सा उसने बिजनेस खोल रखा था, मान लीजिए उसके बिजनेस में आग लग गई। जब बिजनेस में आग लग गई तो अब बैंक जाती पैसा मांगने कि भाई हमको पैसा दीजिए, तो उसने कहा कि भाई मैं तो बर्बाद हो गया, अब मुझे जो करना भाई, मुझे जेल में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब इस प्रकार की गतिविधियां हो जाती हैं तो वो कहता है कि एक काम करिए, मैं आपका पैसा वापस कर सकता हूँ। बताइए कैसे, कि एक काम करिए, आप, मैंने आपसे 1 लाख ले रखा है, आप मुझे 20,000 और दे दीजिए, और मैं इस 20,000 से नया स्टार्टअप शुरू करके, बिजनेस शुरू करके आपको पूरे पैसे वापस कर दूंगा। तो RF समझ में आ गया आपको। चलिए अगला देखिए, अब थोड़ा जानते हैं हम RR के बारे में। क्या जानते हैं, RR मतलब होता है, फुल फॉर्म समझिएगा, ये रेपो रेट। RR का मतलब क्या होता है, रेपो रेट, मगर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रीपर्चेज ऑप्शन रेट। इसका देखिए फुल फॉर्म बहुत आते हैं पेपर में, इसको याद रखिएगा बहुत अच्छे से। RR का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज रेपो रेट, रीपर्चेज ऑप्शन रेपो रेट। समझिए बात को। जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं इसको, RR क्या होता है। मान लीजिए कि RBI है, मान निकाल लीजिए RBI है ही, मान लीजिए RBI आपकी, और यहाँ पर SBI कोई कॉमर्शियल बैंक है। अब RBI के पास तो पैसा बहुत सारा है, जब RBI के पास पैसा बहुत सारा है तो SBI जाती है RBI के पास और कहती है कि मालिक मुझे पैसे चाहिए। तो RBI कहता है अच्छा पैसे चाहिए तुमको, क्यों भाई पैसे चाहिए, कह रहे भाई साहब या साहब कुछ भी कह लीजिए, कहती है कि मुझे अपने आप को बनाए रखने के लिए मुझे लोगों को पैसे देने हैं, मुझे लोन बांटना है, मुझे अपनी साख नियंत्रण मजबूत करनी है। तो RBI कहती है कि मुझे क्या मिलेगा भाई, तो RBI कहती है मुझे क्या मिलता है, तो SBI कहती है कि आप मुझे यदि देंगे पैसे तो मैं आपको ब्याज सहित पैसे दूंगी। क्या दूंगी, ब्याज सहित पैसे दूंगी। तो RBI को लगा अरे अच्छी बात है, तो जब RBI को लगा ऐसा कि अच्छी बात है, तो मान लीजिए कि RBI ने 100 रुपये दिए थे, किसको, SBI को 100 रुपये दिए थे, तो SBI उसको उठा करके 105 रुपये दे देगी। तो बताइए 5 रुपये फायदा हो गया नहीं हो गया, जो 5 का फायदा हुआ किसको हुआ, वो RBI को हुआ, और जिस दर पे मिला उसी दर को कहते हैं रेपो रेट। बताइए समझ में आई, बताइए समझ में आई नहीं आई, अगर समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। चलिए अब थोड़ा जानते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट, अब थोड़ा सा इसी की परिस्थिति उल्टा कर देते हैं। अब मान लीजिए कि SBI के पास बहुत पैसा हो गया, इतना पैसा हो गया कि वो पैसा रखने लायक ही नहीं बची। एक होता कि पैसे लायक नहीं बचती, एक होता पैसा रखने लायक ही नहीं बचती है। मान लीजिए SBI का बहुत पैसा हो गया, पैसा रखने लायक नहीं बची है, और RBI के पास जाती है, जी हुजूर साहब पैसे बहुत हैं, पैसे की दिक्कत नहीं है, आप बस पैसा रख लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं हमें आवश्यकता नहीं है, तुम कहोगे हमें पैसे ब्याज दो। उन्होंने कहा नहीं साहब ब्याज तो लेंगे मगर कम लेंगे। उन्होंने कहा कैसे कम लोगे, कह रहे देखो जब हमने आपसे पैसे लिए थे
जब हमने आपसे पैसे लिए थे तो हमने आपको 5% दिया था, मगर जब हम आपको पैसे दे रहे हैं तो आप अपने पास रखिए और आप हमें मात्र क्या करिएगा, 4% या 3% ही दे दीजिएगा जब हम आपसे मांगे। तो बताइए कि जब रेपो रेट में क्या था कि एसबीआई पैसे ले रही थी तो 105 रुपये दे रही थी आरबीआई को। अब एसबीआई ने मान लो 200 रुपये दे दिए, किसको, आरबीआई को, और कह दिया कि मैं 400 रुपये मतलब 200 रुपये दे दिए और कह दिया कि आप मतलब रख लीजिए और 4% मुझे दे दीजिएगा या 3% दे दीजिएगा। तो बताइए जो पैसा 5% पे आ रहा था अब वो पैसा क्या हो गया, आपको 3% भी प्राप्त हो गया। तो बताइए आरबीआई का और फायदा हो गया, नहीं होगा, नहीं हो गया। तो इसी को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या कहते हैं, आरआर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। बताइए बात समझ में आई। हाँ, तो आगे देखते हैं। अब एक शब्द आता है एमएसएफ। एमएसएफ का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। ये जितने भी अर्थशास्त्र के या इकोनॉमी के जितने भी शॉर्ट टर्म होते हैं इनको जरूर याद रखिएगा। तो एमएसएफ क्या होता है, मान लीजिए कोई बैंक है, मान लीजिए क्या है, बहुत सारे बैंक है, एसबीआई मान लो, है ना। अब एसबीआई के पास, एसबीआई ने अपना बढ़िया मेंटेन कर रखा है मान लो, और मान लो उसने जितना पैसा उसके पास था उसने सारा पैसा पूरा रिलीज कर दिया, किस पे, जितना पैसा उसने जमा कर रखा था लोगों का, और सारा जितना जमा कर रखा था वह लोन में बांट दिया। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसने पैसा जमा कर रखा था और मान लीजिए वो पैसा लेने आ गया एसबीआई के पास, उन्होंने कहा मुझे तो पैसे चाहिए, और इनके पास पैसे नहीं है, किसके पास, एसबीआई के पास पैसे नहीं है। जब पैसे नहीं हैं तो उसको देंगे कैसे भाई, उन्होंने तो ले रखा था ना पैसा। तो अब ये जाते हैं दौड़ती आरबीआई के पास, हुजूर आपकी दोबारा ज़रूरत है। करे क्या ज़रूरत बताइए आप हमारी, अब मैं आपकी ज़रूरत पूरी कर सकती हूँ, आरबीआई कहती है। तो आरबीआई कहती है देखो पैसे नहीं मांगना, करे नहीं पैसे ही मांगना है, करेक्ट, अच्छा कितने पैसे चाहिए, मगर हमको मात्र 24 घंटे के लिए चाहिए। क्या चाहिए, 24 घंटे के लिए चाहिए। तो आरबीआई याद रखना, आरबीआई जब एसबीआई ये छोटी किसी बैंक को 24 घंटे के लिए ऋण देती है उसे कहते हैं हम लोग एमएसएफ। बताइए बात समझ आई कि नहीं आई, अगर बात समझ में आई तो लाइक जरूर करिएगा। और इसे कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, है ना। चलिए अब थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं कि ये कैसा होता है। जैसे मैंने बताया था कि रिवर्स रेपो रेट, मैंने रेपो रेट बताया था मैंने। रेपो रेट जो होता है, जैसे मान लीजिए रेपो रेट कितना था, 5% था, तो रिवर्स रेपो रेट मैंने बताया था ना 3% या 4% बताया था मैंने आपको। और बैंक रेट जो होता है, वो हमेशा क्या होता है, 4% से ऊपर ही होता है, 5% से ऊपर होता है। अच्छा बैंक रेट क्या होता है, थोड़ा सा बैंक रेट के बारे में जानते हैं। मैंने यहाँ पर आपको बैंक रेट नहीं समझाया, तो आप थोड़ा सा बैंक रेट समझ लीजिए, मैं बैंक रेट भूल गया आपको। चलिए बैंक रेट देखिए। बैंक रेट मतलब होता है रिवर्स रीपरचेजिंग ऑप्शन रेट। जो समझना बात को, जो रीपरचेजिंग ऑप्शन रेट होता है जब आरबीआई पैसा देती है, मतलब समझना। तो इस प्रकार की जब 15 दिन 90 दिन का जो समय दिया गया था और आरबीआई अपना पैसा नहीं चुका पाई, मान लो, आरबीआई बोल रहा हूँ, एसबीआई अपना पैसा नहीं दे पाई, मान लो, जो मैंने बताया था ना आपको रीपरचेजिंग ऑप्शन रेट, जब पैसा नहीं दे पाती हैं, उन्हें लिया था किसी कारणवश रेपो रेट के हिसाब से, अब जब पैसा नहीं दे पाई, वो नहीं ब्याज नहीं चुका पाती हैं, तो वह ब्याज अब ज़्यादा मात्रा में चढ़ाई जाती है। यदि मान लीजिए रेपो रेट 5% थी तो बैंक आरबीआई कहती है एसबीआई से कि देखिए आपने मेरा पैसा नहीं चुकाया, आपने मुझे समय से ब्याज नहीं दिया है, तो आपका जो 5% ब्याज ले रहे थे अब हम ब्याज लेंगे आपसे 6%। और इसी ब्याज को, इसी दर को हम लोग कहते हैं बैंक रेट। बताइए बात समझ में आई नहीं आई। और बैंक रेट ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है, हमेशा 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता है। तो बताइए सभी चीज़ समझ में आए आपको। तो याद रखिए बैंक रेट हमेशा ज़्यादा होता है रेपो रेट से, और रेपो रेट हमेशा ज़्यादा होता है RRR मतलब रिवर्स रेपो रेट से। तो इनको याद रखिएगा, और पेपर में पूछता है कि किससे होता है, तो याद रखिएगा। थोड़ा सा मैंने प्रयास किया है, और चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा एक चीज़ और बताइए कि यदि, अब मैं थोड़ा सा कंडीशन देता हूँ आपको, रेपो रेट, यदि रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए और रेपो रेट घटा दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैंने बताया था ना रेपो रेट अर्थात एसबीआई, याद रखिएगा बिल्कुल, इनको ध्यान दीजिएगा। और रिवर्स रेपो रेट मतलब आरबीआई, क्या हो जाएगी, आरबीआई। इसको अगर इसको समझ लिए तो आप समझ लीजिए, मान लीजिए रेपो रेट, यदि रेपो रेट बढ़ा दें, तरलता यदि मान लीजिए कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दी अपनी
5% की जगह 6% पे ब्याज मतलब देना शुरू कर दिया, तो बताइए 6% में ब्याज लेगा तो उसको ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा ना। SBI RBI को पैसा ज़्यादा देगी, जब पैसा ज़्यादा देगी तो पैसा मार्केट से उठ करके RBI के पास पहुँच जाएगा, मार्केट से उठ के कहाँ से पहुँच जाएगा, RBI के पास पहुँच जाएगा। जब RBI के पास पहुँच जाएगा तो क्या हो जाएगी, मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी, और जब मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी तो तरलता में बताइए कमी आएगी नहीं आएगी। और देखिए यदि रेपो रेट को घटा दें, यदि रेपो रेट को घटा दें तो तरलता में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। जो 4% 5% था अब मान ली 3% पे चलने लगा, तो बताइए तरलता में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। इसको 2-3 बार देखिएगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा समझिएगा। रिवर्स रेपो रेट देखिए, हमने बताया था रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट उल्टा होता ना, तो जैसा रेपो रेट था वैसा रिवर्स रेपो रेट को जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो जैसे रेपो रेट में ये रेपो रेट बढ़ा देते थे तो तरलता घट जाती थी, तो रिवर्स रेपो रेट में यदि रिवर्स रेपो रेट हम बढ़ा देंगे, प्लस का चिन्ह बताता बढ़ाने के लिए, तो तरलता हमारी घट जाएगी, और रिवर्स रेपो रेट यदि घटा देंगे तो तरलता हमारी बढ़ जाएगी। अब देखिए बैंक रेट, बैंक रेट एक प्रकार का रेपो रेट ही तो था, बैंक रेट आपका रेपो रेट था, रेपो रेट। तो बैंक रेट यदि हम बढ़ा दें तो तरलता घट जाएगी, यदि बैंक रेट ही हमारा घटा दें तरलता बढ़ जाएगी। थोड़ा सा इसको एक आध दो बार देखिएगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको आ जाएगा। अब जानते हैं थोड़ा सा हम ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो सीधा RBI ही करती है, सीधा माई बाप इसका RBI होता है। अब हम थोड़ा सा जानते हैं, इसको जानते हैं, थोड़ा सा बहुत समझते हैं इसको, बहुत अच्छा है। जैसे मान लीजिए भारत सरकार ऊपर बैठी हुई है, क्या बैठी है, भारत सरकार बैठी हुई है, यहाँ आपका RBI बैठा हुआ है ना, और यहाँ आपका SBI और कमर्शियल बैंक जितनी भी कॉमर्शियल जितनी सारी बैंकें बैठी हुई हैं मान लीजिए। अब समझिएगा कि भारत जो SBI है इसने पैसा बांट रखा था लोगों के पास, इसने पैसा लोगों को खूब सा दबा के पैसा बांट रखा था। RBI ने देखा कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, गलत ऐसा हो रहा है कि जो पैसा इतना सारा मार्केट में बटा हुआ है तो यहाँ तो बड़ी का नाम है भरी महंगाई चल रही है। तो उन्होंने सोचा कुछ किया जाए, उनके पास पैसा ज़्यादा है, मतलब गवर्नमेंट का जो पैसा है वो लोगों के पास ज़्यादा है, कैसे पैसे कंट्रोल किया जाए। तो यहाँ से RBI एक चाल चलती है, क्या चाल चलती है कि भारत सरकार की एक पेपर होता है जिसमें भारत सरकार का पेपर या गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहलाती है। ये लगभग 3 से 4 सालों के लिए दिया जाता है। तो RBI एक पासा फेंकती है, क्या फेंकती है, RBI कहती है मार्केट में जाकर के कहती है कि देखिए भाई और बहनों, हमारे समझ रहे ना, देखिए भाई और बहनों, हम आपके सामने एक 10 लाख रुपए का गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर लेकर आए हैं। अगर जो कोई व्यक्ति इसको खरीदता है तो 3 साल बाद क्या करेगा, 3 साल बाद इसको 12 लाख रुपए मिलेगा। लोगों को अरे यार क्या बात है, 3 साल में पैसा डबल नहीं, सॉरी ओनली 3% या 2% मान लीजिए, तो 10 लाख रुपए का मान लीजिए 12 लाख रुपए मिलेगा। लोगों को बड़ा अच्छा लगा, जब अच्छा लगा तो लोगों ने सिक्योरिटी खरीदना शुरू कर दिया और पैसा पहुंच गया। अब समझना, अभी शंका थी कि ऐसा ना हो कि भाई का नाम, क्योंकि SBI तो हमारी हमें बर्बाद हो सकती है, मतलब सॉरी और भी छोटी छोटी बैंक बर्बाद हो सकती है, मगर RBI और भारत सरकार कभी बर्बाद तो हो नहीं सकती, भारत सरकार है। लेकिन अभी मैंने आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं समझाया, अब समझिए OMO क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब समझिए, अब RBI ने क्या किया, RBI देख समझना कि अब पैसा बहुत सारा है, पैसा मार्केट में बहुत ज़्यादा है। जब पैसा मार्केट में बहुत ज़्यादा है तो RBI पता क्या करेगी, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर 10 लाख रुपए बांट रही थी अब उसके दाम घटा दी, कह दी कि मैं 7 लाख रुपए में दे रही हूँ। बताइएगा, तो जहाँ 10 लोगों ने पहले खरीदा हुआ था 10 लाख रुपए का, अब मानिए आप, मैं विश्वास कहता हूँ कि जब चीज़ें सस्ती होती हैं तो लोग ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं, तो ज़्यादा मात्रा में अब सिक्योरिटी पेपर बिकना शुरू हो जाएगा। तो बताइए, ज़्यादा मात्रा सिक्योरिटी पेपर बिकेगा तो लोगों के हाथ में मात्र एक पेपर ही लगेगा, लेकिन RBI पूरा पैसा कॉन्ट्रैक्ट यानी कि श्रृंग कर चुकी होगी पूरे मार्केट से, और मात्र पेपर ही पेपर पूरे मार्केट में फैले होंगे। तो बताइए महंगाई नियंत्रित होगी कि नहीं होगी। तो आपको प्रयास कैसा लगा, तो इसको ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिएगा। तो यही आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन है। क्या है कि जब RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर सीधे मार्केट्स में बेच देती है तो इसे ही ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं।
और ये मैंने आपको थोड़ा सा छोटे-छोटे मतलब स्टेप दे दिए आपको, जैसे 3 वर्ष में 10 लाख 12 लाख हो गया, है ना? तो इस प्रकार से। तो बताइए आपको ये बात समझ में आई? तो ये छोटा-सा टॉपिक था जिसमें मैंने आपको सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना? एमएसएफ और मैंने आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन ये समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने इतना प्यार बरकरार रखा और आपने मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। इसीलिए मैं ये सब चीज़ें बना पा रहा हूँ, क्योंकि आपका प्यार बहुत मिल रहा है मुझे। तो थैंक यू। और जिस चीज़ के बारे में आपको जानना हो, पढ़ना हो, समझना हो, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजें मुझे, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा थोड़ा समझाने की, समझने की। तो थैंक यू। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।